हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान का, जो सीटेट का सेकेंड पेपर में आता है। और आज हम लोग सेकेंड पेपर के बारे में बात करेंगे और एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ रहेगा, यानी ज्योग्राफी का भी रहेगा और हिस्ट्री का भी और पॉलिटिकल का भी। ठीक है, परीक्षा से पहले परीक्षा, यानी आपको इस पेपर को, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कितना आता है इसमें? तो इसमें आता है 60 नंबर का, लेकिन 20 नंबर का क्या आता है? पेडागोजी आता है, और 40 नंबर का क्या आता है? एनसीईआरटी से आता है। तो ये 40 नंबर वाला आज हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, कौन सा क्लास करेंगे? तो 40 नंबर वाला क्लास करेंगे। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्या है? अभिकथन ए, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। क्या है? भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है, और कारण दिया हुआ है भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो बताइए क्या ये सही है या गलत है? तो क्या है दोस्तों, भारत में अधिकतर क्या है? वर्षा मानसूनी पवनों से होता है, जो कि ये क्या है? बिल्कुल सही है। और फिर आर में कह रहा है कि भारत उष्णकटिबंधीय अवस्थित में है, ये भी सही है। और क्या है? आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण क्या है? अधिकांश वर्षा मानसूनी हवाओं द्वारा होती है, और फिर अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से क्या होती है? प्राप्त करता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वर्षा की मात्रा क्या होता है? दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है ना। तो ये दोनों क्या है? दोनों है सही। ठीक है ना, तो दोनों कहाँ पर सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन में देखिए, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है ना, तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है? क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से उल्का पिंड के बारे में कौन सही है बोल रहा है। ठीक है ना, ये सही और नहीं, इस चीज़ को आप लोग थोड़ी सी ध्यान देंगे। ठीक है ना। एम है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और बीम है, ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, और सीम है, इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, और डीम है, इनके आकार को भूआब कहा जाता है। तो बताइए इसमें उल्का पिंड के बारे में कौन सा सही है, उससे बताने के लिए बोल रहा है। तो बताइए कौन सा सही हो सकता है। तो दोस्तों ये एम क्या है? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो कि ये बिल्कुल सही है। क्या है? ये चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसके उल्का पिंड कहते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है ना। और पृथ्वी, ये क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी नहीं, इनके आकार भूआब की होता है। तो भूआब किसका होता है? तो ये होता है पृथ्वी का। किसका होता है? तो पृथ्वी का होता है ना। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आकृति होगा, भू आकृति होगा। ठीक है ना, क्या होगा? भू आकृति होगा, है ना। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, भू आकृति होगा, ये पृथ्वी का होता है। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको समझ में आ गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? कौन सा महासागर? बेरिंग जल संधि को कौन सा महासागर से जुड़ा है? तो प्रशांत महासागर से जुड़ा है। तो कौन कौन महासागर से जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, एम है हिंद महासागर, और बीम है अटलांटिक महासागर, और सीम है आर्कटिक महासागर, और डीम है दक्षिण महासागर। तो बताइए दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तो बेरिंग जल संधि किस महासागर से जुड़ा हुआ है? तो ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को क्या करता है? ये
भूभागों को निकटतम क्या करता है या अलग करता है। कौन कौन महाद्वीप को अलग करता है, तो एशिया और उत्तर अमेरिका को क्या करता है, ये एशिया और उत्तर अमेरिका का करता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा महासागर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करें। बोल रहे हैं कि नीचे जो दिए गए लक्षण हैं उसके आधार पर वनस्पति जो है उसे पहचानिए, कौन सा वनस्पति का ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ए में क्या दिया हुआ है, ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती है। आप सोच सकते हैं कि ये कौन सा वनस्पति है जो खारे पानी में भी जीवित रह सकती है। बी में क्या है, ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। दिमाग में छप जाना चाहिए कि किस वृक्ष की बात किया जा रहा है, ठीक है, किस वनस्पति का बात किया जा रहा है। तो अंडमान और निकोबार ये द्वीप समूह में पाया जाता है। और सी में क्या है, सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। ये क्या है, सुंदरी इस प्रकार की वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो ये कहाँ पाई जाती है, और ये नहीं, ये कौन सा वनस्पति है। ए में दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और बी में है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, और 3 में है मैंग्रोव वन, और 4th में है शंकुधारी वन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। और ये कहाँ पाया जाता है, तो भारत में 6000 कितना 6740 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन फैला हुआ है। कितना 6740 किलोमीटर में क्या है, मैंग्रोव वन फैला हुआ है, जो दुनिया के कुल मैंग्रोव वनों से 7%, कितना 7% क्या है। ये अंडमान और निकोबार में पाया जाता है, और फिर पश्चिम बंगाल में। और इसका सुंदर वन जो है ये अत्यधिक विकसित करता है, क्या करता है, विकसित करता है। इसीलिए ये तीनों क्या हो जाएगा, ये मैंग्रोव वन का एक पहचान है। आप लोग पहचान लिए ये कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, और कहाँ, अंडमान और निकोबार में भी पाया जाता है। और ये कितना, तो 6740 किलोमीटर का ये क्या करता है, घेराव करता है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए ना। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ना। नेक्स्ट है, जलवायु के बारे में क्या है, जलवायु के बारे में दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। कथन ए में क्या दिया हुआ है, किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, जो कि ये क्या है, बिल्कुल राइट है। क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट है। और बी में है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ ही उसकी समुद्र से दूरी तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है, जो कि ये गलत है। तो बताइए, ए गलत है और बी सही, नहीं, ए सही है और बी क्या है, गलत है। तो जहाँ पर ए सही होगा और बी गलत होगा वो आंसर राइट हो जाएगा। तो बताइए, फर्स्ट ऑप्शन में है ए सही है और बी गलत है। क्या है, ए सही है और बी गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है वर्षा और, देखिए वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कोहरा है ना, ये कोहरा है। वर्षा और कोहरा जैसे घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती है। जैसे वर्षा और कोहरा जैसे होता है तो वो कौन सा परत में पाए जाते हैं। जैसे कि परत कितना है, तो 5 परत है। कितना परत है, तो 5 परत है। तो कौन सा परत में ये पाए जाते हैं उससे बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसे बताइए कौन सा परत में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं, ए में क्या है, क्षोभ मंडल, बी में क्या है, समताप मंडल, और सी में क्या है, तो बहिर्मंडल है, और डी में है बाह्य मंडल। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही। तो दोस्तों, जहाँ पर भी वर्षा है हो गया, कोहरा हो गया, ये सारे घटनाएं कहाँ पाए जाते हैं, तो ये क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। और ये निचला मंडल है, ये सबसे फर्स्ट मंडल है, ठीक है ना। तो ये यहीं पाया जाता है। और ये समताप मंडल में हवायान उड़ाने के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसमें सब चीज़ से मुक्त होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा ए आंसर, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्या है, अग्नेय सेल के बारे में कथन ए बी सी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। किसके बारे में बोल रहे हैं, तो अग्नेय सेल के बारे में। ए बी सी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। एम है, अवसादी सेल ताप और दाब के कारण अग्नेय सेल में बदल जाते हैं। और बीम है, ये सेल पृथ्वी के प्रकृति के काफ़ी अंदर दोनों जगहों में मौजूद रहती है, जो कि ये बिल्कुल सही है। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नेय सेल के उदाहरण हैं, ये भी क्या है, सही है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या है, ये अग्नेय सेल का एक उदाहरण है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन सा सही होगा। तो दोस्तों ये अवसादी सेल जो है ये वाला गलत है, ठीक है। तो जहाँ पर ही ए गलत है और बी और सी सही है, वही आंसर हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बी और सी सही है तथा ए गलत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों ये गलत को यहाँ पर चूज करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा गलत है, एम है, इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। और बीम है, यहाँ गेंगनी हिमानी स्थित है। और सीम है, चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। और लद्दाख की राजधानी लेह जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीरी घाट की घाटी से जुड़ा हुआ है। तो बताइए यहाँ पर गलत कौन है और सही कौन है। यहाँ पर जो गलत है उसे चूज करना है, ठीक है ना। तो लद्दाख का जो है दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो दक्षिण में नहीं है बल्कि ये कहाँ है, तो ये काराकोरम जो है वो उत्तर में है, ठीक है ना। और फिर उत्तर में जास्कर बोल रहे हैं, जो कि ये दक्षिण में है। उत्तर में क्या है, जास्कर बोल रहे हैं, लेकिन ये दक्षिण में है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये क्या है, मतलब ये गलत को ही चूज़ करने के लिए बोला था, ये तीनों फिर सही है, ठीक है ना, ये तीनों सही है। तो यहाँ पर गलत को ही चूज़ करने के लिए बोला था, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। दक्षिण में काराकोरम बोला है इसीलिए ये गलत है, और ये उत्तर में जास्कर बोला है, तो जास्कर होना चाहिए दक्षिण में और काराकोरम होना चाहिए उत्तर में, ठीक है ना। तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सवर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग निम्न में से किनको जोड़ता है। किनको ये जोड़ता है, ये कौन सा है, तो ये चतुर्भुजीय महामार्ग निम्न में से किनको जोड़ता है। तो दोस्तों ये किनको जोड़ता है, एम है दिल्ली मुंबई और चेन्नई कोलकाता। और बीम है दिल्ली अहमदाबाद और मुंबई कोलकाता। और सीम है अहमदाबाद पुणे होगा यहाँ पर, ठीक है ना, और मुंबई दिल्ली। और डीम है कोलकाता पुणे दिल्ली मुंबई। तो बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, कौन कौन सा शहर को ये जोड़ता है। तो कौन कौन सा शहर को जोड़ता है दोस्तों, तो ये जोड़ता है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर एक दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, ये कोलकाता है। तो ये कैसे जोड़ता है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से फिर कोलकाता और कोलकाता से फिर दिल्ली, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है तरंगे तब पैदा होती है जब, तरंगे कब पैदा होती है। एम है समुद्री सतह पर पवन बहती है। बीम है सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। और सीम है समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ जाता है। और डीम है समुद्र की सतह पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि तरंगे तब पैदा होती है, तो कब पैदा होती है तरंगे, तो ये कब पैदा होती है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। समुद्री सतह पर पवन बहती है, क्या बहती है, समुद्री सतह पर पवन बहती है। ये लहरें आमतौर पर समुद्र के पानी की सतह पर हवाओं की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है।
और हवाएं क्या करती है, समुद्र के सतह जल के कणों को क्या करते हैं, नीचे से, जैसे ये नीचे से क्या करते हैं, धकेलती है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथन ए और कथन बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। क्या बोल रहे हैं, जो सही है उससे चूज करना है, ए और बी का विचार करके। ए में क्या है, सभी धात्विक खनिज अलोह खनिज होते हैं। क्या बोल रहा है कि सभी धात्विक खनिज अलोह खनिज होते हैं। क्या अलोह खनिज सभी धात्विक खनिज होते हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो ये नहीं होते हैं। ठीक है ना। और बी में क्या है, अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है। क्या ये सही है? तो जी नहीं, ये भी सही नहीं है। यानी दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों गलत है। लोहे क्या है, लोह खनिज धात्विक क्या होता है, लोहा होता है। और जबकि अलोह खनिज धात्विक क्या होता है भी, उसमें धात्विक होते हैं लेकिन उसमें लोहा नहीं होते हैं। क्या होते हैं उसमें, लोहा नहीं होते हैं। और अधात्विक खनिजों का क्या होता है, उसका उदाहरण क्या होता है, तो चूना हो गया, पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, और जिस पे खनिजों का उदाहरण होता है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है। तो दोनों गलत कहाँ पर ही है, फोर्थ ऑप्शन में। ए और बी दोनों गलत है। क्या है दोस्तों, ये फोर्थ ऑप्शन में ए और बी दोनों गलत है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है ना। ए है वनस्पति तेल उद्योग, जो कि कृषि उद्योग है। ठीक है, इसीलिए ये नहीं होगा। सूती वस्त्र उद्योग, तो ये भी है, इसलिए ये भी नहीं होगा। मत्स्य तेल निर्माण उद्योग और चर्म उद्योग, मतलब ये चमड़ा उद्योग है। ठीक है ना, चर्म उद्योग, ये चमड़ा उद्योग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग। ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत है, एम है परमाणु ऊर्जा, बीम है ज्वारीय ऊर्जा, और सीम है जल विद्युत, और डीम है बायोगैस। तो बताइए कौन हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। परंपरागत ऊर्जा कौन कौन सा हो सकता है, तो पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, और फिर परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह है, जिस विधि से होता है वो क्या है। एम है वितरित खनन, और बीम है परवेधन, और सी में क्या है खनन और कुपकी खनन। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम कहाँ पाए जाते हैं, ज़मीन के नीचे ही पाए जाते हैं ना, उसे खोद करके निकाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की। क्या बोल रहे हैं कि हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की। तो किस किस माध्यम से किए होंगे। ए है पैदल, बी है घोड़े की सवारी, और सी है ऊँट की सवारी, और डी है बैलगाड़ी। तो बताइए इसमें से में कौन कौन सी की होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पैदल ए सही हो जाएगा, घोड़े की सवारी बी हो जाएगा, और ऊँट की सवारी टी। ये ए बी सी सही हो जाएगा, और ये बैलगाड़ी नहीं। ये मैदानी इलाका में चलते हैं, जो कि ये लोग कहाँ से सिल्क वाला रूट कहाँ मिलता है, और ये लोग हजारों साल पहले लोग कहाँ से रेशम मार्ग लाते थे। तो वो लोग लाते थे कहाँ से दोस्तों, तो चीन से लाते थे। कहाँ से लाते थे,
चीन से लाते थे। कितना लगभग साल पहले, तो 7,000 साल पहले हुआ करते थे, ठीक है ना। और ये हमेशा अपना गुप्त स्थान पर गुप्त रखते थे, वो किसी को बताते भी नहीं थे। और ये पैदल घोड़े की पीठ पर और ऊँटों को सवार पर वो क्या करते थे, अपना रेशम ले आते थे। और जिन्हें ये वही रास्ता को क्या कहा जाता था, तो सिल्क रूट कहा जाता था। वही रास्ता को क्या कहते थे दोस्तों, तो ये सिल्क रूट कहते थे, ठीक है ना। तो चलिए, सॉरी इसमें तो बताया नहीं, ए सही है, बी सही है और सी सही है। ए बी सी कहाँ है, तो ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट है, शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़े। ए में दिया हुआ है, औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रहे, नौकरियों की तलाश में गांव छोड़ जाने लगे। और बी में है, बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। बताइए इसका क्या हो जाएगा, दोनों में से में कौन सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों ए क्या है, यहाँ गलत है और बी सही है। बहुत से निचली जातियों के लोग क्या करते थे, गरीब के लिए यहाँ गांव के सवर्ण जिम्मेदारियों के द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था, इसलिए वो क्या किया था, निकल गए थे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्या है, सही मिलान करें। क्या बोला रहा है दोस्तों कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि सही मिलान कीजिए। अब इसमें से किसी एक या दो को अगर आपको मालूम है तो यहाँ पर तुरंत आप लोग मिलान कर सकते हैं, ठीक है। ईदगाह, अब इस ईदगाह से पता चल रहा है कि ईदगाह क्या है, तो प्रार्थना करने वाला जगह, जैसे कि सजदा करने वाला जगह, तो वो क्या हो जाएगा, ईदगाह। तो ईदगाह क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसका ए का जोड़ी किसका साथ लगेगा, तो सी के साथ में, खुला प्रार्थना स्थल, ठीक है। और दरगाह, अब इस दरगाह से क्या है, तो एक ये संत का मकबरा है, क्या है, एक संत का मकबरा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा डी, दरगाह क्या, डी से मिलान होगा। और कुल दे सके, अभी कुल दे सके क्या है, ये ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। ये 3 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है, ये क्या है। जैसे कि एक चलती फिरती एक इंसान है, ठीक है, मान के चलिए एक इंसान है, एक चलती फिरती इंसान है। अब इसके अंदर से अगर रूह निकल जाता है तो इस इंसान को क्या किया जाता है, उसको ले जा कर के दफना दिया जाता है, तो बंद हो जाता है ना। तो क्या होता है, वही एक ये उदाहरण है, ठीक है ना, कि ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। खानगाह, अब ये खानगाह क्या है, तो सूफी संतों के लिए विश्राम घर, क्या है, सूफी संतों के लिए विश्राम घर हो जाएगा। यानी एक का जोड़ी, 1 का जोड़ी किसका साथ में लगेगा दोस्तों, तो लग जाएगा ये डी के साथ में, किसका साथ में लगेगा, एक जोड़ी डी के साथ में लगेगा। और एक जोड़ी डी के साथ में लगा, उसका बाद फिर 2 का जोड़ी किसका साथ में लगा, तो ये लगा डी के साथ में। तो एक जोड़ी किसका साथ में है, सी के साथ में, ठीक है। तो सी कहाँ है, तो आप लोग देख सकते हैं ए का जोड़ी सी के साथ में एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ये क्या है, चारों के चारों गलत है, यहाँ पर सही मिलान नहीं है, ठीक है ना। तो ए का सी के साथ में है, और 2 का डी के साथ में, और 3 का ए के साथ में, और 4th का बी के साथ में, ठीक है ना। जो कि आप लोग यहाँ अच्छा से देख लीजिए क्या था वहाँ पर, ए का था किसका साथ में, सॉरी, तो ए के है किसका साथ में, तो ये है सी के साथ में, और 2 का है डी के साथ में, और कुल दे सके इसका है ए के साथ में, और खनगा बी के साथ में। यानी फोर्थ का हो जाएगा बी, और ए का हो जाएगा डी, ए का हो जाएगा सी, 4th का बी और ए का सी, यानी 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें।
भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिका कपड़ा उद्योग से मिल रही कीड़े प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ। उसका बाद यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटिश में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने का कारण हुआ। तो बताइए दोनों में से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिली रही, तो ये क्या है, गलत है। और भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से क्या किया, ब्रिटेन ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप जाने के कारण हुआ। तो ये बिल्कुल राइट है। ये किसने किया था? तो ब्रिटेन लोग ने किया था, ठीक है ना। तो ए गलत है और बी सही है। तो कहाँ पर ए गलत है और बी सही है? 2 ऑप्शन में ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट है उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनवाई गई ताकि, क्यों बनवाई गई थी, किस लिए बनवाई गई थी, ये चीज़ को यहाँ पर दर्शाना है, ठीक है ना। एम है वे उपनिवेश और वहाँ रहने वाले लोगों को समझ सके, बिल्कुल ये राइट है। किस लिए बनवाए थे? वहाँ रहने वाले लोगों को समझ सके। और बी में है वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सके, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। वो बीते जीवनों को क्या करते थे, तो उसको याद करने के लिए वो चित्र बनाए थे। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बताइए सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी दोनों का सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, राइट। नेक्स्ट है भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर क्या स्थापित करता है? तो चलिए देखते हैं क्या स्थापित करता है। सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र। सामाजिक और राजनीतिक दोनों का एक ही समस्या है, एक ही है उसका मतलब। तो ये दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही हो जाएगा, है ना, दोनों सही हो जाएगा। भारत का जो संविधान सभी नागरिकों के लिए क्या है, ये सार्वभौमिक है और मताधिकारी गारंटी देता था। और इसका मतलब ये है कि भारत के लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनने में सीधी भूमिका है। और साथ में क्या है, देश का प्रत्येक नागरिक चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो जाए, कुछ भी है, वो क्या करते हैं, चुनाव लड़ सकते थे। क्या करते हैं? वो चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है ना। चुनाव क्या करते थे? वो लड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों सही है। तो दोनों सही है, तो कहाँ पर ही दोनों सही है दोस्तों? ए और बी दोनों सही है, यानी 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर फिर से मिलान आ गया है। मिलान करें। अब हम लोगों को जगह देखना है कि आखिर कहाँ कहाँ किस किस जगह में है। तो ए का जोड़ी किसका साथ में लगेगा? विंडो। तो ये विंडो लगेगा उड़ीसा। कहाँ लगेगा? उड़ीसा में है, ठीक है। और ये 2 का किसका साथ में लगेगा? तो 2 का लग जाएगा महाराष्ट्र, निसी महाराष्ट्र, ठीक है। उसका बाद 3 का क्या लगेगा? बंजारा। कहाँ लगेगा बंजारा का? बंडा का कहाँ लग जाएगा? तो इसका लगेगा उड़ीसा। और निसी का कहाँ लगेगा दोस्तों? तो इसका लग जाएगा कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में लगेगा। महाराष्ट्र बोले थे, उस गलती हो गया। और बंजारा का कहाँ लगेगा? तो महाराष्ट्र में लगेगा। और गद्दी को कहाँ लगेगा? तो कुलूस में। कहाँ? तो कुलूस में। तो अब बताइए, इसका जोड़ी लग गया है। अब यहाँ पर आंसर है, आप लोग बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा। ए का जोड़ी किसका साथ में लगा है? तो बी के साथ में लगा है, जो कि ये आंसर और ये आंसर नहीं हो सकता है। ए का जोड़ी यहाँ पर है बी, और यहाँ पर भी बी है। उसका बाद फिर क्या है? 2 का जोड़ी किसका साथ में है? तो सी के साथ में है। और 3 का किसका साथ में है? तो डी के साथ में है। और 4th का किसका साथ में है? तो ए के साथ में है, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना।
और नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिज़ाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था। बाग इसके तो किस तरफ था वो चीज़ आपको यहाँ पर देखना है और बताना है, ठीक है ना। तो एम है पूर्व में और बीम है पश्चिम में और सीम है दक्षिण में और डीम है उत्तर में। तो बताइए दोस्तों ये कहाँ है। तो दोस्तों ये जो है चबूतरे पर था, तो मतलब ये कहाँ है, ये मकबरा किस पर है, किधर है। तो ये सी ऑप्शन दक्षिण में। कहाँ है, तो दक्षिण में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुने। मतलब क्रम से उसको चुनना है, पहले कौन था, उसका बाद कौन था, उसका बाद कौन था, उसका बाद कौन था, इस चीज़ को यहाँ पर चूज़ करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन था, ए में दिया हुआ है सैयद तुगलक तुर्की खिलजी, और बीम है खिलजी सैयद तुगलक तुर्की, और सीम है तुगलक तुर्की खिलजी सैयद, और डी में क्या है तुगलक तुर्की खिलजी तुगलक सैयद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कौन पहले आया, उसका बाद कौन आया, उसका बाद कौन आया। तो दोस्तों फटाफट आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कौन आया था, तो तुर्क आया था। और ये शासन कब तक किया था दोस्तों, तो ये किया था 1206 से कितना तक, 1290 तक किया था। कितने तक किया था ये 1290 तक किया था, ठीक है ना। उसका बाद कौन आया, तो खिलजी आया। अब खिलजी कब तक किया था, तो ये किया था 90 से कितना, 90 से लेकर के वो किया था 1320 तक। कितना किया था दोस्तों, ये 1320 तक किया था। उसका बाद कौन आया था, तो उसका बाद आया था तुगलक वंश। अब ये शासन कब तक किया था, तो वे 1320 से लेकर के कितना किया था, 1320 से लेकर के वो किया था 1400 कितना तक, तो ये 1414 तक किया था। कितना तक किया था, 1414 तक किया था। उसका बाद फिर आया सैयद वंश। कौन आया, तो सैयद वंश आया। तो सैयद वंश कब तक किया था दोस्तों, तो सैयद वंश किया था 1414 से लेकर के कब तक, तो 1400 कब तक किया था, तो ये 51 तक किया था। उसका बाद फिर आया कौन वंश, तो अफगान लोदी वंश आया। कौन वंश आया, तो लोदी वंश आया। तो वो कब तक किया था, तो वो किया था 1414 से लेकर के 1451, ठीक है नहीं, 1451 से लेकर के कब तक किया था, 1451 से लेकर के ये किया था 1526 तक। कितना तक, उसका बाद फिर मुगल शासक आया, ठीक है ना। 1526 तक लोदी वंश ने शासन किया था, है ना। तो इसका सही आंसर फिर हो जाएगा क्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये लोदी वंश कब तक किया था, तो ये किया था 14 से लेकर के 1400 कब तक, तो ये 1400 फिर 1400 बोल रहे हैं, मतलब ये किया था 1451 से लेकर के वो 26 तक किया था। कब तक किया था, 26 तक किया था, ठीक है। ये गलत है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। एम है मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए, और बीम है मध्यकाल में मंदिर नृत्य संगीत और मल्लयुद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बताइए इसमें सही क्या हो जाएगा, इसमें दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए, और फिर बीम है मध्यकाल में मंदिर नृत्य संगीत और मल्लयुद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तु
वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। ये व्यक्ति क्या कहलाता है? बोल रहा है कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? एम है जीवाश्म वैज्ञानिक और बीम है संग्रहालय विज्ञानी और सीम है इतिहासकार और डीम है पुरातत्वविदों। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाता है? तो पुरातत्वविदों कहलाता है। ये व्यक्ति क्या करता है? प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है और इमारतों या स्थानों के अवशेष पाता है। ये प्रमाणित तथा आकृति के क्या करता है? ये ऐसे काम करता है। तो ये क्या कहलाता है? ये पुरातत्वविदों कहलाता है। ठीक है ना? तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है महाजनपदों में मिलने वाले वल्य का उपयोग होता है। तो बताइए ये वल्य क्या है और कैसे उपयोग होता है? तो एम है कपड़े धोने में, बीम है सिंचाई में और सीम है कूड़ेदान के रूप में और डीम है नाली के रूप में। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन राइट होगा। कूड़ेदान के रूप में और नाली के रूप में। किस चीज़ के रूप में? कूड़ेदान के रूप में और नाली के रूप में। तो जहाँ पर सी और डी है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो सी 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भगृह है। अब ये गर्भगृह क्या है? ये गर्भगृह क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? एम दिया हुआ है मंदिर के शीर्ष पर बनी एक संरचना और बीम है मंदिर के अंदर का एक सभागार जहां लोग इकट्ठा होते थे और सीम है मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा है और डीम है एक कमरा जहां मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये गर्भगृह क्या है? जहां पर देवी और देवता रखा जाता है, मूर्ति रखा जाता है, उसे गर्भगृह कहते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है? एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? दोस्तों क्या है? एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? तो बताइए ये किस स्तर पर काम करती है? एम है गांव पर, बीम है ब्लॉक पर और सीम है जिला पर और फोर्थ में क्या है? राज्य पर। तो बताइए ये कौन सा स्तर पर काम करता है? तो एक जनपद पंचायत है वो ब्लॉक स्तर पर काम करता है। किस पर काम करता है? तो ब्लॉक स्तर पर काम करता है। ये क्या होता है? ये ब्लॉक स्तर एक स्थानीय पंचायत समिति के रूप में जाना जाता है और जनपद पंचायत के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है? और एक तहसील ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी गांव के क्या करता है? मिला करके विकास खंड का निर्माण होता है और ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक क्या करता है? कड़ी के रूप में वो काम करता है। क्या करता है दोस्तों? वो कड़ी के रूप में वो काम करता है, तीनों को बांध करके रखता है। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। तो बताइए इसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है? एम है संसद, बीम है लोकसभा और सीम है राज्यसभा और डीम है विधानसभा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब सी ऑप्शन कैसे हो जाएगा? ये क्या है? राज्यसभा एक ऐसा है कि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को 5 साल के बाद क्या करता है? भंग हो जाता है और ये राज्यसभा नहीं होता है। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? क्या हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों एम है 1947 से 1948 और बीम है 1950 से 1951 और सीम है 1951 से 1952 और डीम है 1952 से 1953। तो बताइए इसका सही क्या है? तो दोस्तों ये सही क्या है? 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच में हुआ था। क्या हुआ था? 25
25 अक्टूबर और कितना 21 फरवरी, कितना हुआ था 21 फरवरी 1952 और 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच में ये चुनाव हुआ था। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। गलत, यहाँ पर गलत है, गलत को ध्यान में देते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। एम है, जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो। क्या हुआ हो, हनन हुआ हो, जो कि ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम लोगों को गलत को चूज़ करना है ना। बी है, अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया तो उनके निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते, जो कि ये क्या है, ये भी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। उसका बाद सेम है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्या बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और डी में है, पानी का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग माना गया। तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या बोल रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जो कि कर सकता है, और यहाँ पर नहीं कर सकता है बोला है, ठीक है ना। तो हम लोगों को गलत को चूज़ करना था, तो ये गलत है, इसीलिए यही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून में औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया। एम है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, बी है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, और सी है यौन उत्पीड़ित रोकथाम अधिनियम, और डी है दहेज मृत्यु दंड अधिनियम। तो बताइए ये कौन है और कौन सा लागू हुआ था। तो ये हुआ था बी ऑप्शन, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना। क्या हुआ था, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत डैश डैश वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा। एम है 10, बी में है 14 और सी में है 16 और डी में क्या है 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 वर्ष। क्या हो जाएगा 14 वर्ष, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के कभी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने से क्या किया है, माना किया है, उसे नहीं करना है, ठीक है ना। और उसे करेंगे तो वो भरपाई भी करेंगे, ठीक है। इसीलिए बी ऑप्शन क्या है, साफ साफ इसमें क्या बोला है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है मौलिक अधिकार, उसमें अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है। क्या नाम है, बोल रहे हैं कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जाति भेदभाव की कहानी बताए हैं उसका क्या नाम है। तो बताइए, ए में है अछूत, बी में है तिरस्कार और सी में है पिछड़ा और डी में है जूठन। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जूठन। क्या हो जाएगा, जूठन। ये जूठन क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जिसमें उन्होंने जातिगत भेदभाव की कहानी का वर्णन किया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि दलित होने के कारण उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। क्या हुआ है, दलित होने के कारण उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, उसको ये इस बुक में दर्शाया गया है, इसीलिए जूठन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। सही है, एम है सरकार
राज्य का एक अंग होती है, जो कि ये बिल्कुल राइट है। सरकार और राज्य एक ही है और इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के साथ स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। और सीम है, मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है और कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो बताइए यहाँ पर सही जो है उसे आप लोग को चूज़ करना है, तो ये ए ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता इंटरप्रेटर कौन है? इंटरप्रेटर कौन है? जो भारत का जो संविधान है वो अंतिम पूछा रहा है। ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पर? ए में है राष्ट्रपति, बी में है न्यायपालिका और सी में है कार्यपालिका और डी में है संसद। तो बताइए ये अंतिम वाला कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा न्यायपालिका। ठीक है ना, बहुत आसान सी क्वेश्चन था ये। संघवाद से अर्थ है, अब ये संघवाद से क्या अर्थ है? तो ये पूरे देश में एकात्मक प्रशासन, बी में है केंद्र सरकार के हाथ में सारे प्रशासनिक बल और सी में है देश में सरकार का एक से अधिक स्तर और डी में है देश में एक स्तरीय सरकार या प्रशासन। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि संघवाद से क्या अर्थ है। तो संघवाद का मतलब एक देश में सरकार का एक से अधिक स्तरीय होना। क्या है? एक से अधिक स्तरीय होना, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? क्या होता है? लागू होता है। ए में है धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव, बी में है राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और सी में है राज्य समुदायों के पर्सनल लॉ निजी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और डी में है राज्य धर्म के प्रभुत्व की रोकथाम नहीं कर सकता। तो बताइए ये क्या लागू होता है? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। कर सकता है, क्या कर सकता है? धार्मिक मामलों में वो हस्तक्षेप कर सकता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती है? किस पर प्रतिबंध लगाती है? यह बोल रहा है कि जो मैला साफ करने वाली प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती है? ए में है सूखे शौचालय का निर्माण और बी में है सफाई कर्मचारी के रूप में लोगों की नियुक्ति और सी में है ग्रामीण इलाकों में जन शौचालय का निर्माण और डी में है अस्पष्ट पदार्थ प्रबंधन प्लांट का निर्माण। तो बताइए ये किस में लागू हुआ था और इसमें किस में प्रतिबंध लगाई गई थी? तो ये थी सूखे शौचालय का निर्माण। क्या था? ये सूखे शौचालय का निर्माण। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1900 कितना में? तो 1993 में। कितना हुआ था? तो 1993 में हुआ था। सरकार ने उसे क्या किया था? हाथ से मैला उठाने वालों को रोजगार और शुष्क शौचालयों को क्या किया था? वो कानून हाथ से मैला उठाने वाले को क्या किया था? साथ साथ उसको शुष्क शौचालय का निर्माण भी रोक लगाया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।